Morning students, myself PL Nareda, assistant professor, and today we are going to study a poem My Last Chase composed by Robert Browning. My Last Chase is a dramatic monologue by Robert Browning. Robert Browning was a contemporary of Alfred Lord Tennyson and they both are Victorian giant. थोड़ा सा हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और कविता का परिचय पढ़ते हैं. Robert Browning was born in 1812 and died in 1889, an English poet and playwright of the Victorian era. यह विक्टोरियन काल का कवि और नाटककार है, प्लेरिट है. ही वॉज मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में मास्टर था. माई लास्ट डचेस, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है अभी हम नीचे पढ़ेंगे. माई लास्ट डचेस वॉज पब्लिश्ड इन ड्रामेटिक लिरिक्स इन 1842 and later in dramatic romances in 1863. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है माई लास्ट चीज ड्रामेटिक मोनोलॉग 1842 में ड्रामेटिक लिरिक्स नामक संकलन में और 1863 में ड्रामेटिक रोमांसेस नामक संकलन में पब्लिश हुई. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ए ड्रामेटिक मोनोलॉग is a kind of poetry in which only one person speaks aloud his thoughts and feelings. ड्रामेटिक मोनोलॉग इस प्रकार की कविता होती है जिसमें स्पीकर जो है खुद अपने विचारों को जोर से बोलता है, अपनी भावनाओं को एक साइलेंट लिसनर के सामने of character. The speaker gives a very personal and dramatic exposition of a crucial moment in his life to a silent listener. जब वो स्पीकर अपने बारे में बताता है, इन इज रिविलेशन, रिविलेशन मतलब उजागर करता है, ऑफ करेक्टर किसी पात्र के बारे में. द स्पीकर गिव्स अ वेरी पर्सनल एंड ड्रामेटिक एक्सपोजिशन. तो वह जो स्पीकर होता है वो पर्सनल और नाटकीय एक्सपोजिशन करता है ऑफ ए क्रूशियल मोमेंट, किसी विकट परिस्थिति का. क्रूशियल मोमेंट, विकट परिस्थिति का, टू अ साइलेंट लिसनर, एक साइलेंट लिसनर के सामने. इसका मतलब ये है कि जब वो बोलने वाला स्पीकर से बोलता है तो वो बताता है कि जो बोलने वाला है उसने किन्हीं विकट परिस्थितियों में किस तरह से सामना किया और उसका क्या परिणाम रहा. ब्राउनिंग यूज्ड इट एज अ मीडियम ऑफ इंटेलेक्चुअल एनालिसिस. ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वह इसको माध्यम बनाता है इंटेलेक्चुअल एनालिसिस का, आध्यात्मिक विश्लेषण करता है, वह चरित्र चित्रण करता है और साइकोलॉजिकल इंसाइट या मनोवैज्ञानिक इंसाइट इनटू द माइंड ऑफ द स्पीकर. बोलने वाले का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर लेता है, उससे आध्यात्मिक विश्लेषण कर लेता है. इसलिए ये ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग जो डिवाइस है उसका प्रयोग किया है. अगर आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो इस चैनल पे लिटरेरी टर्म्स में प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे इस कविता में कवि ने पेरेंथेसिस का भी प्रयोग किया है. पेरेंथेसिस का मतलब होता है कोष्टक में समझाना, कोष्टक का प्रयोग. दिस पोएम डिस्प्लेज ब्राउनिंग्स मास्टरी ऑफ आयनी. इसमें आयनी को भी, विडंबना को भी समझाया गया है. आयनी जो एक अलंकार होता है उसको भी कवि ने बहुत शानदार ढंग से इस कविता में समझाया है. द
मेजर ऑफ द पोएम इज हीरोइक कपलेट। इस कविता का जो मेजर है वो हीरोइक कपलेट है। कविता हीरोइक कपलेट में लिखी है। द राइम इज कंसील्ड, और उसकी राइम जो है कॉन्सिल है, छिपी हुई है। द डचेस गुडनेस साइंस थ्रू द ड्यूक्स अट्रेंस। जो डचेज है उसकी अच्छाई जो है ड्यूक की अट्रेंस से झलकती है। अट्रेंस मतलब बोलना, जब ड्यूक बोलता है तो उससे उसकी डचेज की अच्छाई झलकती है। माई लास्ट डचेज कंप्राइजेज राइमिंग पेंटामीटर लाइन्स। माई लास्ट डचेज जो है राइमिंग पेंटामीटर लाइन्स में लिखी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि इसमें कौन कौन स्पीकर है, कौन कौन लिसनर है, क्योंकि इसको समझे बगैर आप कविता को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। साइलेंट होता है, लेकिन लिसनर जो है बोलता नहीं है बीच में, सिर्फ उसकी उपस्थिति का आभास होता है कि हाँ कोई बैठा है जिससे स्पीकर बोल रहा है। यहाँ पर स्पीकर कौन है इस कविता में? अल्फोंसो सेकंड, ड्यूक ऑफ फरारा, whose young wife Lucrezia de Medici died under suspicions, circumstances, suspected poisoning, married at 14, dead by 17। अल्फोंसो सेकंड जो है वो यहाँ पर स्पीकर है। अल्फोंसो सेकंड जो है ड्यूक है फरारा का, whose यंग वाइफ, जिसकी पत्नी थी, युवा पत्नी, जिसका नाम लुक्रीजिया डी मेडिसी था, और वो मर गई थी सस्पिशियस सर्क्यूमस्टेंसेस में। सर्क्यूमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ, और सस्पिशियस मतलब शक से युक्त। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, और उसके ऊपर ये शक था कि उसको जहर दिया गया था। मैरिड एट 14, जब उसकी 14 साल की उम्र थी तब शादी हुई थी, और डाइड बाय 17 साल की उम्र में उसको जहर दे दिया गया। एड्रेसी, यहाँ पे एड्रेसी कौन है, किसको, मतलब जो लिसनर है वो कौन है, किसको संबोधित करके स्पीकर बोल रहा है? एनवॉय, एनवॉय का मतलब दूत होता है। सर्वेंट सेंट टू नेगोशिएट द टर्म ऑफ ए न्यू मैरिज। जो ड्यूक है, फिफ्थ ड्यूक, वो दोबारा शादी करना चाहता है, और पेम्ब्रुक से एक दूत आया हुआ है जो नेगोशिएट करना चाहता है, उस ड्यूक को तैयार करना चाहता है, राजी करना चाहता है सेकंड शादी के लिए। टू द न्यू डचेस, नई डचेस से, टैक्स हिम ऑन ए टूर ऑफ हिज आर्ट कलेक्शन, और उस दूत को वह ड्यूक जो है उसकी आर्ट कलेक्शन में ले जाता है, जहाँ पे उसकी पेंटिंग वगैरह रखी है, उस कमरे में वो उसको ले जाता है और बिठा देता है, और उसको वहाँ के पेंटिंग दिखाता है। सेटिंग, इस कविता की सेटिंग कहाँ की है? फरारा की है, इटली की है, रेनेसा टाइम की है, 1561 की है। फ्रा फेंडोल्फ, फ्रा फेंडोल्फ कौन है? He was a monk। फ्रा पेंडोल्फ एक मंक था जिसका इस कविता में जिक्र आएगा, जिसने डचेज का चित्र बनाया था, इसलिए उसके बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट पोएम्स। कविता की शुरुआत करते हैं। दैट इज माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। ये मेरी लास्ट डचेज है, ये मेरी पिछली वाली डचेज है। मैंने आपको बताया कि ड्यूक जो है फरारा का, जो फिफ्थ ड्यूक है अल्फोंसो सेकंड, वो कह रहा है कि ये मेरी पिछली वाली डचेज है। डचेज क्या होता है? ड्यूक की पत्नी को डचेज कहते हैं। ड्यूक एक पद होता था, राजा, सामंत, तो उसकी जो पत्नी है वो डचेज है, और उसकी पत्नी का चित्र जो पेम्ब्रुक से जो दूत आया हुआ है उसको दिखाते हुए वो कह रहा है दैट इज माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। देखो ये पेंटेड है दीवार पे, जिसकी हत्या उसने कर दी थी, उसका चित्र वो दिखाते हुए कह रहा है ये मेरी पिछली वाली डचेज है, और इसका जो चित्र है ये यहाँ पे दीवार पे टंगा हुआ है। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव,
ऐसे लग रही है जैसे कि जिंदा ही हो। लुकिंग दिख रही है एज इफ जैसे कि सी वर अलाइव, वो जिंदा हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, मैं इस पीस को वंडर कहता हूँ। ये जो पेंटिंग है ये मेरे लिए वंडरफुल है। इट इज़ वंडरफुल पेंटिंग फॉर मी। नाउ फ्रा फेंडोल्फ्स हैंड वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर सिस्टैंड। अब ड्यूक जो है बताता है कि ये चित्र किसने बनाया है, हु मेड द पिक्चर, हु मेड दिस पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे पेंडोल्फ के हाथों ने वर्कड कार्य किया, बिजीली अ डे पूरे दिन, 24 आवर एंड देहर सिस्टेंट्स, और ये यहाँ पे खड़ी है। अर्थात प्रा पेंडोल्फ जो कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसने इस चित्र को बनाया है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब वो जो साइलेंट लिसनर है, जो एनवॉय है, दूत उससे कह रहा है कृपया बैठ जाइए और देखिए। यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ड्यूक किसी से बोल रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक व्यक्ति बोलता है और नाटकीय अंदाज में बोलता है जैसे किसी से कह रहा हो। अब हमें यहाँ पर इस लाइन से पता चल रहा है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आप बैठ जाइए और इसको देखिए, चित्र को देखिए। आई सेड प्राफेंडोल्फ बाय डिजाइन, मैंने तो प्राफेंडोल्फ का नाम जानबूझ कर लिया था। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटिनेंस। काउंटिनेंस का मतलब होता है चेहरा। मैंने तो प्राफेंडोल्फ का नाम जो है जानबूझ कर लिया है तुम्हारे सामने, क्योंकि स्ट्रेंजर्स अजनबी लोग जो है, लाइक यू तुम्हारे जैसे, दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस उस तस्वीर के चेहरे को, नेवर रेड कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं देखा। तुम्हारे जैसे अजनबियों ने तो उस तस्वीर को कभी नहीं देखा। काउंटिनेंस का मतलब होता है चेहरा, अर्थात मेरी जो पत्नी है डचेज, उसका चेहरा तुम्हारे जैसे अजनबियों को थोड़ी दिखाता हूं मैं। यहां पर ड्यूक का ईगो द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस। द डेप्थ एंड पैशन, डेप्थ मतलब गहराई, पैशन चमक, ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस इसकी जो है ग्लेंस चमक। डेप्थ गहराई और पैशन जो इसके, अर्नेस्ट का मतलब होता है शुरुआती या प्रारंभिक, जो इसके चमक है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, जब वे इसको देखते हैं, जो कोई भी इसको देखता है, जब इसकी डेप्थ को देखता है, पैशन को देखता है, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वे मेरी तरफ मुड़ते हैं। जो भी इसकी पैशन को, डेप्थ को देखता है, मेरी तरफ मुड़ते हैं। और एंड सिम्ड एज दे वुड आस्क मी, ऐसा लगता है जैसे वे मेरे से पूछ रहे हो। एंड सिम्ड, और ऐसा प्रतीत होता है एज दे वुड आस्क मी, जैसे वो मेरे से पूछ रहे हो। इफ दे ड्रस्ट, अगर उनकी हिम्मत होती है तो, ड्रस्ट हिम्मत होना, दुस्साहस होना। अगर उन लोगों की हिम्मत होती है तो वे मेरे से पूछते हैं। जो कोई भी इसके चेहरे पे चमक देखता है, पैशन देखता है, वो मेरी तरफ मुड़ करके पूछता है, अगर उनकी हिम्मत होती है तो। बीच में मैंने यहाँ पर जो पेरेंथेसिस था उसको छोड़ दिया था। पेरेंथेसिस कोष्टक, कवि जो है कोष्टक की भाषा का प्रयोग करता है, कुछ और समझा रहा है। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, मैंने ये पर्दा किसी के लिए नहीं हटाया। सिंस नन पुट्स बाय, कोई नहीं हटा यू, मैंने तुम्हारे लिए हटाया है, बट आई, लेकिन मैं कह देता हूं कि जो कोई भी इसकी चमक को देखता है वो मेरी तरफ मुड़ करके पूछता है। इफ दे ड्रस्ट, अगर उनमें हिम्मत होती है तो क्या पूछता है। हाउ सच अ ग्लेंस,
केम देयर, ये इतना क्यों मुस्कुरा रही है। हाउ सच अ ग्लेंस केम देयर, इसके चेहरे पे इतनी चमक कैसे आई। उस पोर्ट्रेट को दिखाते हुए वो दूध से कराए कि जो कोई भी इसको देखता है वो यही पूछता है कि ये इतने कैसे चमक रही है, इसका चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट कैसे है। ड्यूक विरोधाभासी बातें करता है। पहले कहता है मैं किसी के लिए पर्दा नहीं हटाता, सिर्फ तुम्हारे लिए हटाया है। और अब कह रहा है कि जो कोई भी देखता है वो ये पूछता है कि इसके चेहरे पे चमक कैसे आए। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तुम पहले व्यक्ति थोड़े हो जो इस तरह से पूछ रहे हो। ड्यूक उस लिसनर से कहता है कि तुम पहले व्यक्ति थोड़े हो जो इस तरह से पूछ रहे हो कि ये इतनी खूबसूरत, इसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए। सभी पूछते हैं। Sure, श्रीमान जी, it was not her husband's percent only called that spot of joy into the Duchess cheeks. Sir, श्रीमान जी, it was not her husband's presence only. उसके चेहरे पे चमक इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका पति वहाँ था। हर हस्बैंड्स परसेंस, उसके पति की उपस्थिति, ओनली, सिर्फ, कॉल्ड दैट स्पॉट, खुशी की चमक, इनटू द डचेज चिक, डचेस के गालों पे। डचेस के गालों पे जो चमक थी वो इसलिए नहीं थी कि उसका पति वहाँ पे बैठा हुआ था जब उसका चित्र बनाया जा रहा था। कवि यहाँ पे अपना शक की भावना दिखाता है और कहता है कि मैं वहाँ पे बैठा था, इस वजह से उसके चेहरे पे चमक थोड़ी थी। परहैप्स फ्रा फेंडोल्फ चांस टू से, शायद फ्रा फेंडोल्फ जिसका नाम ऊपर आया था आर्टिस्ट ने कहा होगा, शायद उस आर्टिस्ट ने कहा होगा हर मेंटल लैप्स, शायद उस कलाकार ने कहा होगा जो उसका चित्र बना रहा था कि हर मेंटल लैप्स, उसकी मेंटल का मतलब चुन्नी, दुपट्टा जो है, लैप्स उसकी चुन्नी का पल्लू, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, मेरी लेडी की रिस्ट यानी कलाई को ढक रहा है। उसने कहा होगा मैडम यह आपकी जो ओढ़नी का दुपट्टा है इससे आपकी कलाई ढकी हुई है। और माई लेडीज रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, टू मच बहुत ज़्यादा ढक रहा है। और या फिर एक दूसरी बात कही होगी। ड्यूक कहता है कि शायद उस फ्रा फेंडोल्फ ने कहा होगा कि श्रीमान जी, फ्रा फेंडोल्फ ने कहा होगा कि मैडम आपकी जो ओढ़नी का दुपट्टा है इसने आपकी रिस्ट को ढक रखा है, और वो मुस्कुरा गई होगी और ऐसी चमक आ गई होगी। या फिर दूसरी बात, पेंट मस्ट नेवर होप टू, क्या कहा होगा कि जो मेरी पेंटिंग है मस्ट नेवर होप, उससे उम्मीद नहीं कर सकते टू रिप्रोड्यूस, फिर से बनाने की, वापस वैसी की वैसी चमक बनाने की। द फेंट, फेंट मतलब हल्की सी भी, हाफ प्लस आधी चमक, दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो उसके गले तक पहुंचती है। डाइज मतलब ख़त्म होती है, अलोंग हर थ्रोट उसके गले तक। शायद पेंटर ने ये कहा होगा कि मैडम मैं इतना महान कलाकार नहीं हूँ और आप तो इतनी खूबसूरत हो कि आपकी जो खूबसूरती है उसको मेरी पेंटिंग जो है हाफ प्लस आधी चमक को भी पेंट नहीं कर सकती। मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस, उसको आधा भी फेंट, हल्का सा भी पेंट नहीं कर सकती। आप तो बहुत खूबसूरत हो, मेरी पेंटिंग की क्या मजाल जो आपकी आधी चमक को भी पेंट कर दे, जो आपकी खूबसूरती गले तक ख़त्म हो रही है। गले तक से मतलब है क्योंकि इस गले के नीचे जो है उसने ड्रेस पहन रखी थी तो उसकी खूबसूरती जो है गले तक दिखाई दे रही थी। सच स्टफ, इस तरह के जो शब्द थे, सच स्टफ, इस तरह के वर्ड्स
वॉज कर्टसी वो शिष्टाचार समझती थी, सी थॉट वो समझती थी, एंड काज एनफ और बस इतना कारण पर्याप्त था फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय उस तरह की चमक को लाने के लिए, उस तरह की चमक को उसके चेहरे पे लाने के लिए इतना सा कहना ही पर्याप्त था। सी हैड ए हार्ट, हाउ सेल आई से, सी हैड उसके पास था ए हार्ट एक हृदय, हाउ सेल आई से मैं क्या कहूँ, अरे मैं तुमसे क्या कहूँ, वो उसके पास ऐसा हृदय था। टू सून मेड ग्लेड बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, टू इजीली इम्प्रेस बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। ड्यूक का शक्तिपन यहाँ पर फिर से उजागर किया गया है, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, जो कोई भी थैंक यू बोलता उसमें ही खुश। टू इजीली इम्प्रेस बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुक्ड ऑन, सी लाइक्ड उसको पसंद आता था, वॉट एवर जो कुछ भी, सी लुक्ड ऑन वो देखती थी, उसको जो कुछ भी नजर आता उसमें खुश होती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर और उसकी नज़र तो प्रत्येक जगह जाती थी। मैं उसकी नज़र को कहाँ रोकता, उसकी नज़र तो हर जगह जाती थी, जिस चीज को देखती थी उसी में ही खुश हो जाती थी। सर श्रीमान जी इट वाज ऑल वन, ये सब चीजें उसके लिए एक थी। यहाँ पे ड्यूक जो है बहुत सारी चीजों की लिस्ट बताएगा, जो बड़ी चीजें जो छोटी चीजें हैं सब एक थी, उनमें उसको कोई अंतर करना नहीं आता था। यहाँ पे घमंडी नेचर दिख रहा है हमें ड्यूक का। सर इट वाज वन, सर इट वाज ऑल वन, श्रीमान जी ये सब उसके लिए एक था। माई फेवर एटर ब्रेस्ट, एक तो मेरा उसके ऊपर एहसान, ब्रेस्ट का मतलब होता है सीना, माई फेवर मेरा एहसान, एटर उसके ब्रेस्ट सीने पे, मतलब मेरा उसके प्रति एहसान। द ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट, डे लाइट सूर्य का, इन द वेस्ट पश्चिम में, ड्रॉपिंग अस्त होना, सूर्य का पश्चिम में अस्त होना, वो भी उसके लिए बराबर था। मेरा उसके ऊपर एहसान, और शाम का सूर्य का अस्त होने वाला सीन उसके लिए बराबर थे। द बग ऑफ चेरीज सम ऑपिशियस फूल, द बग ऑफ चेरी चेरीज की टहनी, बग टहनी, चेरी चेरीज की, सम ऑपिशियस फूल जो किसी ऑपिशियस फूल ने ला कर दी हो, दखल अंदाजी करने वाला मूर्ख, ऑपिशियस फूल दखल अंदाजी कर देने वाला मूर्ख। दो व्यक्ति बैठे हो कपल और उनके बीच में जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है उसको कहते हैं ऑपिशियस फूल। किसी मूर्ख द्वारा, ऑपिशियस दखल अंदाजी करने वाले मूर्ख द्वारा लाई गई बग ऑफ चेरीज, चेरीज की टहनी, ब्रॉक इन द ऑर्चर्ड ऑफ फॉर आर, उसी के बगीचे से तोड़ी हुई, खुद उसी के बगीचे से तोड़ी हुई चेरीज की टहनी किसी मूर्ख के द्वारा दी गई। द वाइट म्यूल और सफेद खच्चर, म्यूल खच्चर जिसकी सवारी करते हैं। सी रोड जिसपे वो सवारी करती थी, विद राउंड द टेरेस, परकोटे के ओर, चारों तरफ, टेरेस का मतलब होता है परकोटा, महल का परकोटा। सी रोड जिसपे वो सवारी करती थी। ऑल एंड इच ये सब चीजें कवि ने यहाँ पे बताया है कि एक तो मेरा उसके सीने पे एहसान, दूसरा ड्रॉपिंग ऑफ द बग, ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट सूर्य का अस्त होना, बग ऑफ चेरीज चेरीज की टहनी, और वाइट म्यूल सफेद खच्चर की सवारी जिसपे वो सवारी करती थी। ऑल एंड इच ये सब चीजें वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक अप्रूविंग स्पीच, वुड ड्रॉ निकलते थे, फ्रॉम हर उसके मुंह से, लाइक अप्रूविंग स्पीच प्रशंसा के शब्द, अप्रूविंग स्पीच प्रशंसा के शब्द, मतलब इन सब चीजों के लिए उसके लिए प्रशंसा के शब्द निकलते थे। और ब्लस और खुश हो जाती थी, एट लीस्ट आखिरकार वो खुश हो जाती थी इन सब चीजों के लिए। सी थैंक्ड वो धन्यवाद देती थी, मैन आदमियों को भी, औरतों को देती तो देती लेकिन आदमियों को भी थैंक, गुड अच्छी बात थी, बट थैंक ही कहती सम हाउ जैसे कैसे। यहाँ पे कवि जो है
ओमिशन ऑफ द वर्ड्स प्रयोग में ले रहा है, शब्दों को खा जाना, बीच बीच में शब्दों को खा गया है कवि। ये थैंक की बोलती आगे क्यों निकल गई। गुड अच्छी बात थी बट थैंक्ड समहाउ, थैंक पे ही रोक देती। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता, हाउ कैसे, एज इफ सी रैंक्ड, उसने मेरे को क्या रैंक दे रखी थी, वो मेरी क्या इज्जत करती थी। माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old नेम, एक तो मैंने उसको 900 साल पुराना खानदान जो दिया, मेरा खानदान कोई घटिया खानदान है क्या, 900 साल पुराना खानदान, उसका उसने विद एनीबॉडीज गिफ्ट, किसी भी व्यक्ति के गिफ्ट के साथ क्या कंपैरिजन है। एक तो मेरा 900 साल पुराना खानदान और उसको एनीबॉडीज गिफ्ट, किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी सामान्य व्यक्ति के गिफ्ट के बराबर कर दिया। उसको मैं अगर उसको कुछ एहसान करता तो उसको ज़्यादा प्रशंसा करनी चाहिए थी, सामान्य व्यक्ति करता तो उसको कम प्रशंसा करनी चाहिए थी। Who would stoop to blame, stoop का मतलब होता है झुकना। Who would stoop, कौन झुकना चाहेगा, to blame, और इस तरह के this sort of trifling, इस तरह की तुच्छ चीज़ों के लिए कौन ब्लेम करना चाहेगा। ब्लेम इल्जाम लगाना, ट्राइफलिंग तुच्छ चीज़ों के लिए। कौन व्यक्ति होगा ऐसा रईस जो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ब्लेम लगाएगा। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, ड्यूक जो है लिसनर से कह रहा है, हो सकता है तुम्हारे अंदर स्किल हो, जबकि स्किल ड्यूक के अंदर है। वो समझा रहा है अपने मन की भावनाओं को, अपने वो डचेस की करेक्टर के माध्यम से अपने करेक्टर को समझा रहा है। इवन हैड यू स्किल, हो सकता है तुम्हारे अंदर स्किल हो, कुशलता हो इन स्पीच, बोलने की। विच आई हैव नॉट, जो मेरे अंदर तो नहीं है। ड्यूक कह रहा है कि हो सकता है आप उसको समझा सकते थे लेकिन मैं तो नहीं समझा सकता था। टू मेक यूर विल, तुम्हारी इच्छा हो जो करो। क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने तो कह दिया मेक यूर विल, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। क्वाइट क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, टू सच एन वन, एंड से, और उससे कहा। क्या कहा। जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, तुम मेरे अंदर, जस्ट दिस यहाँ, एंड दैट और वहाँ, डिस्गस्ट मी मेरे अंदर नफरत पैदा करती हो, डिस्गस्ट घृणा पैदा करती हो। दिस मतलब यहाँ, यहाँ मतलब जब मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देता हूँ, और दैट और वहाँ, वहाँ मतलब जब तुम्हें कोई साधारण व्यक्ति गिफ्ट देता है तो दोनों चीज़ें मेरे अंदर नफरत पैदा करती है। हियर यू मिस, यहाँ तो तुम चूक गई, जब मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ तो तुम उतनी प्रशंसा नहीं करती। और देयर एक्सीड द मार्क, और वहाँ पे लक्ष्मण रेखा पार कर गई। मार्क का मतलब निशान, हद पार कर गई, हद में रहना चाहिए था तुम्हें। एक्सीड का मतलब आगे बढ़ गई। एंड इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेशन सो, और वो आगे कहता है एंड, और इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेशन सो, वो अपने आप को सीख दे पाती, लेशन वो अपने आप को सुधार लेती। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो अपने आप को हो सकता है सुधार भी लेती। नॉर प्लेनली सेट, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हर विट्स, उसकी बुद्धि से, टू योर, तुम्हारी बुद्धि को समझाना। फॉर सूद, सही बात अगर कहूँ। एंड मेड एक्सक्यूज, ये भी एक बहाना ही होगा। अगर मैं सही बात कहूँ, उसकी बुद्धि को तुम्हारी बुद्धि से समझाना। ड्यूक कह रहा है कि उसको मैं समझाता, मेरी बुद्धि से उसकी बुद्धि को समझाता। सही बात कहूँ तो ये भी एक बहाना ही होगा। मेड एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाना। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, ये भी एक तरह से झुकना ही है, स्टूपिंग। इवन देन, फिर भी, वुड बी सम स्टूपिंग, ये भी एक तरह से झुकना ही है। अगर मैं उसको समझाता, वो समझ भी जाती, लेकिन ये भी एक तरह से उसके सामने झुकना ही है। एंड आई चूज, और मैंने चुना, नेवर टू स्टूप, कभी नहीं झुकना, और फिर मैंने कभी नहीं झुकना चुना। मैं झुक थोड़ी सकता था। ओ सर, शी स्माइल्ड, अरे सर, वो मुस्कुराती थी। नो डाउट, कोई शक नहीं है इस बात में।
वेन एवर आई पास हर, जब मैं उसके पास से गुजरता था, जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो निश्चित रूप से मेरी तरफ मुस्कुराती थी। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो वहां से निकला हो और उसने उसकी मुस्कान नहीं देखी हो। यहाँ पे फिर शक की पन नजर आता है। मानता हूं मैं जब वहां से निकलता था वो मुस्कुराती थी, उसके पास जाता था, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसके पास से निकला और वो नहीं मुस्कुराई हो। दिस ग्रीव, ये उसकी हैबिट थी। द हैबिट ऑफ स्माइलिंग एट एनीबडी ऑफ द डचेस ग्रीव, बढ़ गई। एंड आई गेव कमांड्स, फिर मैंने ऑर्डर दे दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, और सारी की सारी मुस्कान जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। कभी यहाँ पे सस्पेंस में रखता है हमें, मुस्कान कैसे बंद हो गई। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, फिर मैंने ऑर्डर दे दिया और सारी मुस्कान उसकी एकदम खत्म। यहाँ पे ड्यूक ने उसको मरवा दिया। देयर शी स्टैंड्स, अब ये यहाँ पे खड़ी है, उसका जो चित्र है यहाँ पे देखो, खड़ी है सही, एज इफ अलाइव, जैसे कि जिंदा ही हो। विल इट प्लीज यू राइज, कृपया आप खड़े हो जाइए। देखो यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग फिर नजर आता है। विल इट प्लीज यू राइज, क्या आप खड़े होंगे। वी विल मीट द कंपनी बिलो, हम चलते हैं। देन, उन लोगों से मिलते हैं। वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन, नीचे जो लोग खड़े हैं उनसे मिलते हैं। हमें यहाँ पर ये एहसास हो रहा है कि जो है ड्यूक और एनवॉय फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अब वो नीचे उतर रहे हैं। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट करता हूँ, द काउंट ऑफ योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिशियंसी। म्यूनिफिशियंसी का मतलब होता है उदारता। द काउंट ऑफ योर मास्टर्स, तुम्हारे जो मास्टर है, तुम्हारे जो मालिक है, जिसने तुम्हें यहाँ सगाई के लिए भेजा है। द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिशियंसी, उनकी म्यूनिफिशियंसी नॉन है, उनकी उदारता जो है बहुत है, फैली हुई है। तुम्हारे मास्टर बहुत उदार हैं। इज एम्पल वारंटी, और ये इस बात की पर्याप्त वारंटी है। एम्पल मतलब उचित, पर्याप्त। वारंटी, वारंटी है दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन, इज एम्पल वारंटी, इस बात की पर्याप्त वारंटी है। नो जस्ट की उचित जो प्रिटेंस, बहाना बनाया जाएगा, और नो नहीं बनाया जाएगा, ऑफ माइन, मेरी जो इच्छा है डाउरी दहेज की, विल बी डिसअलाउड, उसको अस्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके महाराज तो बहुत उदार है, और उनकी उदारता इस बात की गारंटी है कि मैं, मेरी जो डाउरी की, जो दहेज की जो उचित मांग है, प्रिटेंस, जस्ट प्रिटेंस, जो उचित मांग है, विल बी डिसअलाउड, उसको डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। विल बी डिसअलाउड, डिसअलाउ किया जाएगा, और नो साथ में जोड़ देंगे, नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उसका लालचीपन देखिए, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं दहेज लूंगा, बल्कि वो कह रहा है कि आपके महाराज, आपके मालिक जो सामंत है वो बहुत उदार है, और उनकी उदारता इस बात की गारंटी है कि मैं अगर छोटी मोटी चीज मांगूंगा तो मना थोड़ी ना करेंगे। दो his fair daughter's self, as I vowed at starting, is my object. दो, यद्यपि, his fair daughter, उनकी जो सुंदर पुत्री है, is my object, वही मेरा ऑब्जेक्ट है। यद्यपि उनकी जो सुंदर पुत्री है वही मेरा ऑब्जेक्ट है। एज आई वोड, ऐसा मैं शपथ लेके कहता हूँ। एट स्टार्टिंग, शुरू से ही, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ वो तो, कि उनकी जो खूबसूरत पुत्री है वही मेरे लिए सब कुछ है। ने, नहीं है क्या, किसी से पूछते ना ऐसा है क्या, नहीं है क्या, ने। वी विल गो, तो चलो टुगेदर डाउन, सर, नीचे चलते हैं। सर, जब वो नीचे आ रहे हैं तो देखिए क्या घटित होता है। सर, श्रीमान जी, नोटिस नेपच्यून, देखो देखो ये नेपच्यून को देखो। जब वो नीचे उतर रहे हैं तो उन्हें एक मूर्ति दिखती है। सर, श्रीमान जी, नोटिस नेपच्यून, ये नेपच्यून की मूर्ति देखिए। नेपच्यून जो है समुद्री देवता है, जो घोड़े पे बैठते हुए समुद्र में से ऊपर आते हैं। जैसे इंडियन माइथोलॉजी में
भगवान विष्णु को तरह तरह के अवतारों में बताया है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार। ऐसे ही नेपच्यून ग्रीक गॉड हैं जो समुद्र में से ऊपर उठते हुए आते हैं, तो उस मूर्ति को दिखाता है। टेमिंग अ सी हॉर्स, देखो ये घोड़े को, सी हॉर्स समुद्री घोड़े को टेमिंग कर रहे हैं, कंट्रोल में कर रहे हैं। थॉट और रेरिटी, इसे दुर्लभ समझो। रेरिटी, ये बहुत दुर्लभ मूर्ति है। विच क्लास ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, और ये क्लास ऑफ इंसबर्ग का जो क्लास आर्टिस्ट है उसने इसको ढाला है, कास्ट किया है, ढाला है इन ब्रॉन्ज, कांसा में, फॉर मी, मेरे लिए। कांसा एक धातु होता है, महंगी धातु, उसमें ये मूर्ति बनाई है। यहाँ पे ड्यूक अपनी बड़ाई करता है। ये मूर्ति कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं है, इंसबर्ग का क्लास नामक आर्टिस्ट ने मेरे लिए भेजी है, कांसे में ढाल करके, और बहुत ही दुर्लभ है। इस तरह से ड्यूक डचेस की चरित्र की विशेषताओं को बताते हुए अपनी चारित्रिक विशेषताओं को भी उजागर करता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियो और पोएम्स पढ़ने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूं। थैंक्स।